नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सैफ लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। रिकवरी को कैसे रोका जाए और रिकवरी रोकने के लिए आसान सा कोई तरीका है जिसमें हमें गिरफ्तारी का भी सामना नहीं करना पड़े, कोर्ट भी हमारे खिलाफ गलत ऑर्डर नहीं करे और फ्यूचर में हम मेंटेनेंस केस को खत्म कर सकें। इन सब का जवाब आज इस वीडियो में आपको पूरी तरह से दूंगा, मगर आपको ये वीडियो ढंग से देखना है और समझना है क्योंकि हर टेक्निकल पहलू अगले और पिछले सभी टेक्निकल पहलुओं से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, रिकवरी एक ऐसा दर्द है जो हर मर्द को तकलीफ देता है कि वो झूठे केस में एक तो उस पर झूठा केस लगाया गया है और झूठा केस लगाने के बावजूद भी उसे राहत नहीं मिल रही, ऐसा फील करते हैं ना आप लोग। तो सॉल्यूशन देखिए, पर इससे पहले हम जरूर चाहते हैं कि आपको एजुकेटेड होने का जो मिशन हमने चला रखा है उसमें आप जुड़े, अगर आपकी इच्छा है तो। इसके लिए हम कोर्सेज ऑफर करते हैं जर्नल्स के फॉर्म में, और ये जर्नल जो होते हैं इसके साथ साथ हम आपको कई तरीके की क्लासिकल वे में ट्रेनिंग देते हैं जिसके अंदर कई तरह की साइटेशंस होती हैं, जजमेंट्स होते हैं, लैंडमार्क, और यहां तक कि कानून की सही परिभाषा और बहुत सारे ऐसे कानूनों को आपसे हाथ जोड़कर हम इस तरह की पोजीशन सेट करते हैं कि आपका केस बहुत तेजी से आपके फेवर में है और जल्दी खत्म हो। यही इसका लक्ष्य होता है। और सबसे अच्छी चीज यह है कि जब आपको खुद सच्चाई पता लगती है कि कानून क्या कहता है, यूज कैसे किया जाता है, तब आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज हो जाती है। वो जो प्रैक्टिकल आप कोर्ट्स में सुनते हैं, जो कि अक्सर झूठा केस लगाने वाले लोग कहते हैं, वो नहीं होता है। आप अगर ये कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लेके आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या में, तो यहां व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लेके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उसके बाद आपसे बात हो। सीधी बात करते हैं, देखिए रिकवरी क्या होती है। तो रिकवरी के लिए मैं पहले मेंटेनेंस पर आऊं। पहला पॉइंट ये समझ लीजिए कि आपको समझना पड़ेगा कि रिकवरी आखिर करता कौन है। आपका जवाब है पुलिस। पुलिस अगर रिकवरी कर रही है तो वो एक इलीगल ऑफेंस कर रही है आपके खिलाफ, और ये तब ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब आपके लोकल एरिया मजिस्ट्रेट जो है उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर आकर बाहर के किसी थाने या किसी जिला या किसी स्टेट की पुलिस आपके यहां पर रिकवरी करने आ रही है, आपको गिरफ्तार कर रही है। तो ऐसी सूरत में पहले तो ये समझ लीजिए कि रिकवरी का राइट पुलिस को फिर भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं बहुत सारे जजमेंट्स में और बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने ये बात क्लियर कट कही है कि भाई रिकवरी जो है वो पुलिस कर ही नहीं सकती। अगर वो कर रही है तो उसके खिलाफ बाकायदा हार्ड एक्शंस लिए जाने चाहिए। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे कोर्ट के खिलाफ भी जा सकते हैं जिसने पुलिस को अपॉइंट किया है कि वो रिकवरी करे। अब कौन करेगा रिकवरी, ये जरूरी है। रिकवरी 421 सीआरपीसी के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ बाकायदा आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन है? अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो या तो खुद कलेक्टर साहब होते हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं, या उनकी तरफ से रेवेन्यू बोर्ड में अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं जो सिर्फ रेवेन्यू से रिलेटेड मामला सुनते हैं। रेवेन्यू को मैं सिंप्लीफाई करता हूं कि रेवेन्यू जो होता है वो पैसे से संबंधित बात हो रही है यहाँ पे, यानी धन संबंधी जितनी भी रिकवरीज होती हैं स्पेशली सिविल मैटर्स के अंदर, वहां पर क्रिमिनल तरीके से रिकवरी करना प्रोहिबिटेड है, बकायदा कानूनन तरीके से अवैध है। अब ये बात तो आपके समझ में आ गई। इसको मैं पहले आपको 2-3 पॉइंट समझाता हूं, उसके बाद वहां ये कैसे लागू होगा और आपको इसका फायदा क्या हो सकता है वो हम आगे समझेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए अक्सर लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि रिकवरी जो है वो डायरेक्ट पत्नी ने एग्जीक्यूशन लगाया और रिकवरी बकायदा आपके खिलाफ फाइल कर दी और कोर्ट जो है वो रिकवरी वारंट आपके खिलाफ डाल सकती है। ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि अक्सर जब से रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट आया है, इसकी डेफिनेशन ही गलत तरीके से यूज की, जिसका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खंडन भी किया है कि एरियर जो है वो बकायदा किसी भी तरह से वसूले नहीं जा सकते, यानी डेट ऑफ एप्लीकेशन से कोई भी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन बिल्कुल भी मान्य नहीं है। रजनीश वर्सेस नेहा में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट में 2024 के अंदर क्लियर कट कह दिया गया था और बकायदा पति को एरियर से राहत दी गई थी। यहां जरूरी यह है आपके लिए जानना कि जो रिकवरी है वो आपको इस वजह से नहीं दी जा सकती है कि पत्नी ने एग्जीक्यूशन फाइल किया है, बल्कि इस वजह से दी जाएगी कि एग्जीक्यूशन के बाद कोर्ट को यह देखना पड़ेगा कि आप उस मेंटेनेंस ऑर्डर को पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट पहले आप पर फाइन लगाएगी। जो फाइन लगाती है उस फाइन को बकायदा 125 सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि पहले फाइन लगाएगी, यानी जहां रिकवरी की बात लिखी है सबसे पहले वहां फाइन आता है, लेवी ऑफ फाइन। और फाइन लगाने के बाद ये आपके यहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजा जाता है कि भाई इसकी वसूली कराइए, ये फाइन जो है ये कॉस्ट पे नहीं कर रहा है क्योंकि इसने बकायदा रेवेन्यू जो हमें चाहिए था पति से उसकी पालना नहीं की। मैं इस पर बाद में आऊंगा कि आपकी पत्नी ने झूठा केस लगाया है, एविडेंस नहीं दिए हैं, ये सब चीज भी इस वीडियो में कवर होगी, पर पहले ये समझ लीजिए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नहीं किया गया है, कोई बात नहीं। अब यहां पर दो तरह के सॉल्यूशंस निकलते हैं। एक सॉल्यूशन ये है कि आप कोर्ट में पेश हो जाइए और पार्शली मैं कुछ पैसा तो दूंगा, मगर मैं साथ में ये चाहता हूं कि वो पैसा जो मैं जमा करा रहा हूं कोर्ट के अंदर उतनी राहत मुझे दी जाए। आपको पहले
ध्यान दीजिए, कई बार लोग जल्दबाजी में दोनों बातों को जोड़ देंगे। आपको पहले कुछ पैसा देने के लिए कोर्ट को राजी करना है। बार्गेनिंग चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलेंगे मान लीजिए आपका 5 लाख रुपए का एरियर बांध दिया है कोर्ट ने 3 साल केस चलाने के बाद, तो सबसे पहले आपको ये करना है, कैसे भी करके जितनी आपकी कुव्वत है 40-50,000 80,000 रुपए जो देने की है वो कोर्ट को अंदर जमा कराइए। ये पैसा देने से साबित नहीं होता कि आपको मिनरेट देने की बाध्यता है। ये उन लोगों के लिए है जो डायरेक्ट इस तरह से अटैक नहीं करेंगे, जो सॉल्यूशन मैं सेकंड वाला देने वाला हूं। तो वो देखे फिर मैं इसके बाद वाले सारे सोल्यूशन आप पे भी लागू करूंगा और उन लोगों पे भी जो ये सोल्यूशन से बेटर कुछ और चाहते हैं। देखिए, अगर ऐसा है तो सोल्यूशन नंबर 2 आपके लिए ये है कि आप बकायदा रेवेन्यू बोर्ड के अंदर एक केस खोल दीजिए। किसके खिलाफ? उन मजिस्ट्रेट के खिलाफ जो बकायदा आउट ऑफ जुरिसडिक्शन, यानी उनका जो लोकल जुरिसडिक्शन है उसके बाहर। अब लोकल जुरिसडिक्शन कैसे डिफाइन होता है? देखिए, ये लोकल जुरिसडिक्शन जो होता है वो ज्यादातर ऐसा होता है कि अलग डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट में वहां जाके केस लगाया, या अलग किसी तरह से स्टेट भी चेंज है, या फिर दोनों मजिस्ट्रेट्स अलग हैं, आपके थाना क्षेत्र के मजिस्ट्रेट अलग हैं और पत्नी के थाना क्षेत्र के मजिस्ट्रेट है सिटी एरिया, तो वहां पर भी ये चीज लागू होगी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति नहीं लगा सकता जिसमें दोनों एक ही जुरिसडिक्शन में रह रहे हैं और वहां पे मजिस्ट्रेट साहब भी एक ही। तो वहां पर आप 421 सीआरपीसी में अपने कॉमन कलेक्टर के यहां पर, या फिर अगर अलग अलग कलेक्टर्स हैं तो दोनों जगह आपको ये केस खोलना पड़ेगा कि मजिस्ट्रेट साहब जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की पावर यूज कर रहे हैं, जो कि एक न्यायिक अधिकारी है, न्यायिक मजिस्ट्रेट है, और वो रेवेन्यू के मजिस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर भी पुलिस का हाथ जो है साथ में जोड़ रहे हैं। ये एक गलत ऑफेंस हो जाता है। इस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि तुरंत 1 या 2 हियरिंग पर ही इस आदेश को खारिज करने के ऑर्डर्स आएंगे। पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पुलिस बार बार उनके घर पे आ रही है, लोकल पुलिस भी कभी कभी साथ देने लग जाती है, तो ऐसी सूरत में आप फिर ये राहत भी ले सकते हैं कि कोर्ट में पेश हो जाइए और कोर्ट को कहिए ठीक है कुछ पैसा देने को तैयार हूं, क्योंकि रिकवरी वारंट के वक्त पुलिस आपको अरेस्ट करने नहीं आती है, सिर्फ बार बार वारंट करने आती है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि पुलिस रिकवरी वारंट के साथ साथ अरेस्ट भी कर लेती है और कुछ पैसा आपके घर वालों से झगड़ा करवा के और दिलवा देती है कि भैया कुछ डर के कारण घर वाले आपसे डर डरा के कुछ पैसा दे देते हैं। अब यहां पर 2 गलतियां होती हैं। एक गलती होती है कि पुलिस बकायदा उस पैसे को ले लेती है आपके घर वालों से, कैश में लेने के बाद आपको रसीद जरूर लेनी है, वरना डीडी बना के कोर्ट में देने की जरूर रखनी है। ये घर वालों को बता के रखिए, जब आप बकायदा गिरफ्तार होने जा रहे हैं तो ये लाइन उन्हें जरूर कह दीजिए, क्योंकि ये गिरफ्तारी इलीगल रहेगी फ्यूचर में। पैसा देते ही कोर्ट को आपको रिलीज करना पड़ेगा। आप बाहर आ गए, बाहर आने के बाद आगे के सारे सोल्यूशन आप यूज कर सकते हैं, और ये वाला भी जो रेवेन्यू बोर्ड वाला है। मगर अगर आपने पैसा बिना गिरफ्तार हुए ही दे दिया है तो दोनों सूरत के अंदर आपको रेवेन्यू बोर्ड में केस डालना है कि इस तरह से मुझसे जबरन वसूली की गई है, एक अवैध वसूली की गई है, और पुलिस पर, क्योंकि पुलिस वहां से रिकवरी वारंट के आधार पर आपको लेके गई थी, चाहे आप गिरफ्तार हुए हो चाहे नहीं हुए हो, कोर्ट में पेश हुए हो, तो आप पुलिस के खिलाफ बकायदा 409 में रिकवरी निकाल सकते हैं कि भैया आपने मुझसे पैसा लिया और आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपने ये पैसा लेकर मुझसे कोर्ट में दिलवाया, या आप सिर्फ इस पैसे को ही वसूल करने रिकवरी के लिए आए, तो मैं आपके कोर्ट में पेश हूं। 2 केस आपको लगाने हैं। अब साथ ही साथ एक केस अलग से लगाना है आपको अपनी पत्नी के खिलाफ। वो कैसे? ये होता है 340 सीआरपीसी। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि 340 सीआरपीसी जो है वो पत्नी की गलतियों की जिम्मेदारी कोर्ट पर डालते हुए लगाया जाता है, और वो कोर्ट जो होता है वो किसी भी हालत में उस 340 सीआरपीसी को नहीं सुन सकता जहां पर मेंटेनेंस के केस में उन्होंने गलती की। अब आप 340 सीआरपीसी के अंदर बकायदा अलग कोर्ट को बकायदा यहां पर ये अपना केस देंगे, वो अलग मजिस्ट्रेट कोर्ट होगा और सिर्फ मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही लगेगा। जब ये केस लगता है तो अक्सर ये होता है कि बस वो केस लगाने के बाद लोग सोचते हैं कि काम हो गया। नहीं, काम नहीं हुआ। केस लगाने के बाद, जी हाँ मैं कह रहा हूं केस लगाने के बाद, लगाने से पहले आपको स्टे की डिमांड नहीं करनी है। केस लग जाने के बाद जिस भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस लगा है उस पुराने कोर्ट के खिलाफ जिसने मेंटेनेंस और रिकवरी आपके खिलाफ लगाई है, वहां पर आप एक एप्लीकेशन करने की जो स्टे की तरफ होती है, यानी कि वो जो केस है वो स्टैंड बाय मोड पे चला जाएगा, मेंटेनेंस का ब्लॉक हो जाएगा, उसमें आगे प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती, और बकायदा उसे स्टे पर लेकर आइए। और स्टे करने के बाद आपको फायदा क्या मिलेगा कि वो केस रुक जाएगा, पत्नी को वहां आकर एविडेंस देने पड़ेंगे कि जो भी झूठ वो बोल रही है। अब 340 सीआरपीसी जो है वो प्राइमा फेसी वैल्यू पर चलता है, ग्राउंड पर चलता है, यानी कि अगर आपकी पत्नी ने कहा है मेरा अकाउंट नहीं है और आप उसके अकाउंट की डिटेल, चाहे फोटोकॉपी, जरूरी नहीं है कोई बैंक से निकलवा, बैंक से आरटीआई लगा के निकलवा दीजिए, उस केस को आप वहां पर एविडेंस के साथ जरूर जोड़िएगा, क्योंकि बिना एविडेंस के 340 सीआरपीसी नहीं लगेगा कि आपकी पत्नी क्या झूठ बोल रही है और आप क्या साबित कर सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बोले जाते हैं, आपकी सैलरी से रिलेटेड बोले जाते हैं, लाख रुपए सैलरी बता दी जाती है, 40,000 रुपए सैलरी होती है सिर्फ, तो उसका भी एविडेंस 340 सीआरपीसी में जो है कंसिडर होता है। आपने वहां लगाया, लगाने के बाद आप बकायदा वहां बाढ़ कराइए उस केस को कि भैया इस केस को रोक दीजिए। रोकने के बाद 125 सीआरपीसी की सुनवाई या जो भी मेंटेनेंस का केस आपका है वो रुक जाएगा, और आप 340 सीआरपीसी में एविडेंस मांगेंगे। 1 या 2 एविडेंस के ऊपर भी अगर आप इस केस को लड़ रहे हैं जो आपके पास है अपनी पत्नी के झूठ के खिलाफ, आपको फायदा मिलेगा। ये शेयर के अंदर भी आप लागू कर सकते हैं कि 340 सीआरपीसी को कि मैं मेरे घर में रह ही नहीं रहा था, या फिर ऐसा हो कि आप रह रहे थे, पिताजी माताजी रह रहे थे, बट जीजा दीदी नहीं रह रहे थे, या कोई ऐसा रिश्तेदार इसको पार्टी बनाया गया हो,
वो भी नहीं रह रहे थे, तो ये आजकल उस पर भी कंसिडरेबल माना जाता है। इसके अलावा आपके पास एक अपील का ग्राउंड होता है कि आपने जब पैसा दिया तो उसके साथ साथ आपने अगले ही दिन एक ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया कोर्ट के अंदर। कई बार कोर्ट इसको डायरेक्ट नहीं लेती हैं, आप जब कोर्ट में जाके देते हैं तो फाइलिंग डेस्क के थ्रू दे सकते हैं। अगर फाइलिंग डेस्क पे भी नहीं ले रहे हैं तो ऑनलाइन आप इसको सबमिट करवा सकते हैं कि मेरा ये ऑब्जेक्शन है, इसको कंसिडर किया जाए। अब आपने उससे कुछ पैसा एरियर का ले लिया है, मगर मेरी बीवी जो है उसके खिलाफ बकायदा एविडेंस की कार्रवाई शुरू की जाए कि भाई वो एविडेंस तो दे जो भी उसने केस लगाया है। इसके लिए आप पूरी तरह से मान के चलिएगा कि आप कोर्ट के कॉग्निजेंस को क्योंकि इसके अंदर चैलेंज कर रहे हैं, तो कोर्ट में बैठे हुए मजिस्ट्रेट या जज साहब जो है वो इस पर नाराज भी होकर आपकी या तो एप्लीकेशन डिसमिस करेंगे, या एडमिट नहीं करने देंगे, या फिर उसको सेट असाइड कर देंगे, या उस पर सुनवाई नहीं करेंगे। आप इस बात का इंतजार मत कीजिए कि अब वो मेरा काम वहां होगा। आपको करना यह है कि आपको तुरंत हाईकोर्ट निकलने की तैयारी रखनी है, हाईकोर्ट जाना है और वहां से स्पेशल ऑर्डर्स करा के लाने हैं जो कि 1 या 2 डेट्स पर डिसाइड हो जाते हैं। आप इसमें एक महंगा वकील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे ग्राउंड्स आप खुद ही बताकर जा रहे हैं अपनी पिटीशन के अंदर, और पिटीशन एक जनरल तरीके से बनती है, कोई ज्यादा स्पेशल पिटीशन होती नहीं। उसमें आपको सिर्फ ये करना है कि मेरी एक जो एप्लीकेशन मैंने सो एंड सो डेट को दी थी, उस डेट पर मैंने जब दी तो वो तुरंत सुनी जानी चाहिए थी। कोर्ट ने उसको नहीं सुना है, मेरी पत्नी ने इतनी इतनी बातें झूठ लिखी है, इसके खिलाफ मैं 340 सीआरपीसी में भी गया हूं, क्योंकि वहां प्राइमा फेसी वैल्यू पर वो 340 सीआरपीसी में ऑलरेडी एक अपराधी हो चुकी है, कन्विक्टेड है, क्योंकि 340 जो है वो कन्विक्शन पर ही लगता है, कन्विक्टेड मानते हुए लगता है, यानी आपकी पत्नी एक अपराधी है। आपका मान लीजिए वो मजिस्ट्रेट कोर्ट जिसमें 340 सीआरपीसी लगाया गया है, वो भी अगर वहां पर आपको उस केस को बाढ़ करने की परमिशन नहीं दे रहा है, उस मेंटेनेंस केस को ब्लॉक करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो आप बकायदा हाईकोर्ट में इसको बकायदा इसके अंदर ही जोड़कर इस पिटीशन के साथ कह सकते हैं कि उन मजिस्ट्रेट साहब को भी ऑर्डर दिया जाए कि वो इस केस को रोके। यहां पर आपको यह बेनिफिट मिलेगा कि ये सारी रिकवरी जो है रुकेगी। ये एक ऐसा केस है जिसकी मैंने केस स्टडी के आधार पर आपको बताया। दिल्ली हाईकोर्ट में पति ने इस तरह से ही कुछ कार्रवाई की थी, हालांकि मैंने थोड़ा उसमें अपना भी अकाउंट किया है कि इतना नहीं किया था, पर मैं चाहता हूं कि आप इतना करें। तो ये 3-4 केसेस करने के साथ साथ आपको बाद में खुद अपना रिकवरी निकलवाना चाहिए कि मेरी पत्नी जो है मेरा पैसा जो है गलत तरीके से वसूल के बैठी थी। ये कब कराना है? ये तब कराना है जब हाईकोर्ट से आप ऑर्डर लेकर आए लोअर कोर्ट्स के लिए, और दोनों कोर्ट्स के अंदर एक जगह केस बांट करना है, दूसरे केस के अंदर एविडेंस मांगने हैं, यानी मेंटेनेंस केस के अंदर 340 में तो फिर मांगने ही मांगने पड़ेंगे। अब इसके अंदर बेनिफिट ये होता है कि पत्नी मेंटेनेंस के नाम से हमेशा लंबी एडजॉर्नमेंट वाली डेट जरूर लेगी, तो हाईकोर्ट से आपको डायरेक्शन लेकर आने पड़ेंगे कि उसको 1 या 2 से ज्यादा एडजॉर्नमेंट नहीं दिया जाए, अदरवाइज दोनों केसेस में उसे एक्स पार्टी करते हुए आपके पक्ष में फैसला कर दिया जाए। अक्सर यही देखा गया है कि पत्नियां जैसी साक्ष्य के लिए जबरदस्त कोई वजनदार बात होती है तो भागने लगती हैं इधर-उधर कोर्ट के अंदर और छिपने लगती हैं, डेट्स पे नहीं आती हैं, कोई ना कोई बहाना करके एडजॉर्नमेंट लेती हैं। देखिए, एविडेंस जो है वो पैदा नहीं किए जाते, एविडेंसेस पहले दिन से वहां मौजूद होते हैं केस के अंदर, तभी केस लिया जाता है। तो यहां पर जिस तरह से अभी परिपाटी चल गई है कि बस पत्नी स्टेटमेंट लिख के दे दे, केस फाइल कर लो, पति को हैरेस करो, उसके घर वालों को हैरेस करो, तो ये सारा उस पर ब्लॉकेज क्रिएट करता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे इसके अंदर और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना है और आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, तो अपने ही जगह से, यानी मान लीजिए आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में अलग रहते हैं, आपकी पत्नी अलग डिस्ट्रिक्ट में रहती है, अलग स्टेट में रहती है, कम से कम 2 से 3 काउंटर केस उसके बाद तुरंत हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद डालना शुरू कीजिए। हर जगह वो एविडेंस के लिए बकायदा परेशान हो जाएगी, क्योंकि सब केसेस आप खुद के पास अगर एविडेंस लेके घूम रहे हैं तो फिर 2-3 काउंटर केस करने से, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस में ही लगेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद आपकी पत्नी का एक चक्र भी ऐसा तैयार होगा कि वो अपने आप को बचा नहीं पाएगी। ये पैसा जो है आपको 100% वापस मिलेगा अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चुना हो मेरे सॉल्यूशन का, और अगर आपने सेकंड ऑप्शन चुना है तो उसके अंदर आपको तेजी जरूर मिलेगी, उसमें थोड़ी रफ्तार होती है, क्योंकि आप सीधे रेवेन्यू बोर्ड चले गए, उसके बाद आप हाई कोर्ट चले गए, आपने बाढ़ करा दिया केस को, तो ये सब चीजें ऐसी हो सकती है। मगर अगर आपने पहले रिकवरी कराई, थोड़ा बहुत पैसा दिया, तो ये है। मैं आपको 2 चीजें जाते जाते और बता देता हूँ, वो बोनस है। पहली चीज ये है कि बहुत कम लोग बात जानते हैं कि पहली बात तो जितने भी केसेस होते हैं मेंटेनेंस के, चाहे डीवी में हो, चाहे HMA 24 में हो, चाहे वो सेक्शन 125 सीआरपीसी में हो, ये तीनों केसेस ही समरी ट्रायल के फॉर्म में डिजाइन किए गए थे, यानी 60 दिन के अंदर अंदर इसकी हियरिंग होनी चाहिए। और ये रजनीश परिषद नेहा जो है उसके जजमेंट के हिसाब से भी कोर्ट जो इसमें अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट्स लगाती है उसको भी आप बकायदा चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट जाकर कि ये एडजॉर्नमेंट्स इन्होंने सिर्फ फालतू में लगाए, मेरे 2-3-4-5 साल जो ऐसे निकाल दिए, अभी तक ना तो कोई एविडेंस एग्जिबिट हुए हैं, ना चीफ एग्जामिनेशन हुआ है, ना क्रॉस हुआ है, बस ऐसे ही डेट्स पड़ रही है, तो इसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि एग्जीक्यूशन जो है वो 1 साल के अंदर अंदर लगना चाहिए, इसलिए एरियर का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। 3 साल जब लग जाते हैं तब पत्नी एग्जीक्यूशन 3 साल 4 सालों का एक साथ, जो कि कंसिडरेबल नहीं है। 1 साल में एक बार का एग्जीक्यूशन लगना चाहिए था। और अगर उसने, अब ये बहाना नहीं चलता है कि अगर उसने यहां पर ये कह दिया कि नहीं साहब वो तो क्या है कि कोर्ट लंबा चला रही थी, जैसे कोर्ट ने ऑर्डर किया तो फिर हमने एग्जीक्यूशन डाल दिया, ऐसा नहीं होता। आपको पैसे की जरूरत है, आप कोर्ट को भी बाध्य कर सकती थी कि बार बार एग्जीक्यूशन लगा के जल्दी की अपील कर सकती थी। 4 साल से तो आपने अपने आप को मेंटेन किया है, इसका मतलब आप मेंटेनेंस अपना उठा सकती थी, और इतने साल आपने मेंटेनेंस कैसे अपना अफोर्ड किया ये भी आपको बताना पड़ेगा।
इतनी भरपूर जानकारी के बाद भी अगर आपको कोई बात ऐसी लगती है तो आप उससे बात कर सकते हैं, मगर ध्यान रखिए मेंटेनेंस हटाना बहुत आसान है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि सही लीगल जानकारी के अभाव में आप अपना मेंटेनेंस नहीं हटा पाते। अगर आपको फिर भी वीडियो अच्छा लगा है इतना सुनने के बाद, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।